नमस्कार दोस्तों। 1992 और 2003 के बीच में एक बहुत बड़ा स्कैम सामने आया। इस स्कैम की वजह से भारत सरकार की बहुत ज़्यादा किरकिरी हुई, क्योंकि इस घोटाले को अंजाम देने वाला एक बहुत ही साधारण व्यक्ति था, जिसने भारत सरकार को लगभग 30,000 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। और इस साधारण व्यक्ति का नाम था अब्दुल करीम तेलगी। इसी के नाम से ये घोटाला फेमस हुआ, जिसका के नाम दिया गया तेलगी स्कैम, या बहुत लोग इसे 2003 का स्कैम भी बोलते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में 2003 का स्कैम क्या था और कैसे हुआ। कहानी की शुरुआत होती है 1985 में, जब अब्दुल करीम तेलगी भारत से सऊदी अरेबिया को जाता है काम करने के लिए। वहां पे वो 7 साल तक लगभग जॉब करता है, जिसके दौरान उसकी मुलाकात मुश्ताक अहमद नाम के एक शख्स से होती है। ये दोनों बंदे मिलके एक प्लान बनाते हैं। ये सोचते हैं कि हम मुंबई जाके एक ट्रैवल एजेंसी खोलते हैं और हम फर्जी तरीके से लोगों को सऊदी अरेबिया या मिडिल ईस्ट में भेजेंगे काम के लिए, क्योंकि उन दिनों मिडिल ईस्ट में जाने का बहुत ज़्यादा क्रेज था भारत में। तो इसके लिए उनको चाहिए था फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना। तो उन्होंने सबसे पहला काम जो स्टार्ट किया, फर्जी पासपोर्ट बनाने का स्टार्ट किया। तो वो धीरे धीरे लोगों के फर्जी पासपोर्ट बनाने लग गए और लोगों को वो विदेश भेज देते थे फर्जी पासपोर्ट के द्वारा। लेकिन कुछ समय के बाद तेलगी को यह एहसास हुआ कि इसमें ज़्यादा पैसा नहीं बनाया जा सकता। ज़्यादा पैसा बनाने के लिए कोई बहुत बड़ा हाथ मारने की ज़रूरत है। तो उसकी दोस्ती एक इंडिया सिक्योरिटी प्रेस के कर्मचारी से हो जाती है। वो कर्मचारी जो होता है वो पब्लिशिंग के काम को देखता है। तो पब्लिशिंग के काम को समझने की कोशिश करता है तेलगी कि कैसे पब्लिश होता है स्टैम्प पेपर और कैसे उसकी प्रोडक्शन प्रोसेस होता है। तो सारी चीज़ों को समझने के बाद तेलगी को ये एहसास होता है कि मात्र 5 और 10 रुपए में एक स्टैम्प पेपर छाप के हम 1000 रुपये कमा सकते हैं, बशर्ते हमारे पास कुछ मशीनें या कुछ हमारे पास मैन पावर आ जाए इसके लिए। तो उसने सबसे पहला काम क्या किया कि उस एम्प्लॉय से ये पूछा कि जो कबाड़ा हुई मशीनें हैं, जो खराब मशीनें हैं, उनका क्या किया जाता है। तो एम्प्लॉय ने बताया कि उन मशीनों को हम फेंक देते हैं एज ए कबाड़ और कबाड़ी को बेच दिया जाता है। तो अब्दुल करीम तेलगी ने बोला कि उस कबाड़ को मैं खरीदना चाहता हूं। तो एम्प्लॉय जो होता है उसको ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है कि किस लिए मांग रहा है। उसको लगा कि नॉर्मल ये कबाड़ के लिए मांग रहा होगा, तो उसको वो दिलवा देता है टेंडर उसका कबाड़ का। तो वो कबाड़ के तौर पे सारी मशीनों को खरीद लेता है, पुरानी इंडिया सिक्योरिटी प्रेस के अब्दुल करीम तेलगी। इन कबाड़ा मशीनों को तेलगी एक गोदाम में लेके जाता है और उन गोदाम में ले जाके उन मशीनों को ठीक करने की कोशिश करता है। जैसे ही मशीनें वो ठीक हो जाती हैं, थोड़ा काम करने के पोजीशन में आ जाती हैं, तो वो क्या करता है कि वो पेपर की डिमांड करता है अलग अलग पेपर मिल से। पेपर जो क्वालिटी ऑफ पेपर होता है स्टैम्प पेपर में, आपने जानते होंगे कि स्टैम्प पेपर का जो पेपर होता है थोड़ा मोटा और थोड़ा अच्छी क्वालिटी का होता है, बॉन्ड पेपर का टाइप का। तो उस टाइप का पेपर उसने मंगवाया और जब उसने स्टैम्प पेपर को बना लिया, एक नकली स्टैम्प पेपर्स को, तो उसने एक टीम खड़ी करने की सोची, जो कि एक बिल्कुल फिल्मी अंदाज में खड़ी करने की सोची, जिसमें कि उसने 300 लोगों को हायर किया डिस्ट्रीब्यूटर, ताकि उसके स्टैम्प पेपर्स को अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। अब्दुल करीम तेलगी ने अपनी टीम बना ली थी, अपने स्टैम्प पेपर बना लिए थे, अपनी मशीनरी खड़ी कर ली थी, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही था, बेचें तो बेचें कैसे और किसको बेचें। तो उसके लिए उसने क्या किया कि जितने भी बड़े बड़े बाबू साहब थे, जितने भी बड़े क्लर्क या ऑफिसर्स थे इंडियन सिक्योरिटी प्रेस के, उन सबको तेलगी ने ब्राइब किया कि वो लोग एक आर्टिफिशियल या नकली तौर पे ये अफवाह फैला दें कि स्टैम्प पेपर की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है और स्टैम्प पेपर की भरपाई बहुत ही धीरे होगी। तो इस बात को सुन के मार्केट में जो जुडिशियल सिस्टम होता है उसके अंदर पैनिक हो जाता है, क्योंकि आपको पता है भारत में रोज़ कुछ ना कुछ रजिस्ट्री एग्रीमेंट या कुछ कई तरह के एग्रीमेंट एफिडेविट बनते रहते हैं। तो उसके लिए स्टैम्प पेपर की ज़रूरत होती है, लेकिन उन स्टैम्प पेपर की कमी होने के कारण लोगों में बेचैनी सी होने लग गई। जो उसके रिटेलर्स थे उनके अंदर भी बेचैनी होने लग गई। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए अब्दुल करीम तेलगी अपना जो स्टैम्प पेपर है मार्केट में लेके आता है। आपको एक बात पता है, जब मार्केट में किसी चीज़ की शॉर्टेज होती है तो आदमी ये नहीं देखता कि इसकी क्वालिटी क्या है, कैसी नहीं, वो जस्ट उसको खरीदने की कोशिश करता है। तो वैसा ही हुआ, लोगों ने धड़ाधड़ उसके स्टैम्प पेपर्स को खरीदने की कोशिश की और ऐसे करते करते उसका स्टैम्प पेपर फैलता ही चला गया। लोगों को ये एहसास ही नहीं हुआ वो जिस स्टैम्प पेपर पे अपनी रजिस्ट्री, अपना एग्रीमेंट, अपना एफिडेविट, अपनी विल बना रहे हैं,
वो नकली है। इसके साथ तेलगी ने बड़े बड़े कॉरपोरेट इंश्योरेंस कंपनीज के साथ अपना एक एग्रीमेंट बना लिया, जिसके तहत के वो उन लोगों को सप्लाई करता था स्टैम्प पेपर्स। तो ऐसा करते करते अब्दुल करीम तेलगी का जो एम्पायर है वो लगभग 30,000 करोड़ रुपए तक का पहुंच गया और ये 14 से 15 स्टेट्स में फैल गया। इसके बाद क्या होता है कि अब्दुल करीम तेलगी के पास इतना पैसा आ जाता है कि वो बस उड़ाने के लिए हर जगह कुछ ना कुछ इवेंट ढूंढता रहता था। तो एक बार क्या हुआ कि अब्दुल करीम तेलगी को डांस बार जाने का बहुत शौक था और एक डांस वाला से उसको प्यार भी था। तो एक रात में 4 घंटे के अंदर अब्दुल करीम तेलगी ने 90 लाख रुपए डांस वाला के ऊपर उड़ा दिए, क्योंकि इतना पैसा उसके पास हो गया था कि वो पैसे की कोई परवाह ही नहीं कर रहा था और उड़ाता ही चला जा रहा था। लेकिन आपको पता है हर बुराई का अंत तो जरूर होता है। तो बुराई का अंत की शुरुआत होती है 16 अगस्त 2000 को। 16 अगस्त 2000 को एक बेंगलोर में नॉर्मल चेक पॉइंट के दौरान पुलिस एक कार को रोकती है। उस कार में 2 नौजवान मौजूद होते हैं। उन 2 नौजवानों को जब पुलिस बोलती है कि अपनी डिग्गी खोल के दिखाओ, तो नौजवान पुलिस को 5 से 10 हजार रुपए ब्राइब करने की कोशिश करते हैं कि डिग्गी ना खोलिए, आप ये 5-10 हजार रखिए, हमें जल्दी है जाने की। लेकिन जो इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस वहां खड़ा होता है उसको कुछ शक हो जाता है कि इतनी सी बात के लिए, सिर्फ डिग्गी खोलने के लिए 5 से 10 हजार रुपए कौन देता है, क्योंकि उसने ये सोचा कि इसमें कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर है यहाँ पे। तो उसने उन दोनों को रिमांड में लिया और डिग्गी को खुलवाया। जैसे ही डिग्गी को उस इंस्पेक्टर ने खुलवाया तो उसके आंखें फटी की फटी रह गईं। उस डिग्गी के अंदर लगभग 6 लाख रुपए के स्टैम्प पेपर्स मौजूद थे। ये इसलिए भी हैरानी वाली बात थी कि जो स्टैम्प पेपर होते हैं एक अधिकृत, एक ऑथोराइज डीलर ही बेच सकता है या लेके जा सकता है। ऐसे कोई अनजान व्यक्ति या नॉर्मल इंसान उसकी बिक्री नहीं कर सकता। तो इसके बाद क्या हुआ, पुलिस उन दोनों को बिठा के अच्छे से जब पूछताछ करती है तो उनसे पता चला कि बेंगलोर में अलग अलग जगह पे बहुत ज़्यादा स्टैम्प पेपर की मौजूदगी है, नकली वाले। तो उन सारे नकली वाले स्टैम्प पेपर्स की जब पुलिस बरामदगी करती है तो वो लगभग 9 करोड़ रुपए के बरामद होते हैं। लेकिन यहां तक भी पुलिस को ये नहीं पता होता है कि इसका स्केल किस लेवल का है। तो इसी बात पे मुंबई और बेंगलोर की पुलिस मिलकर एक एसआईटी का गठन करती है। एसआईटी का काम ये होता है कि वो पता लगाए कि ये स्टैम्प पेपर का घोटाला है या स्टैम्प पेपर का जो इश्यू है कितना बड़ा है। तो धीरे धीरे जब इसकी परतें खुलनी चालू होती हैं तो एसआईटी को ये पता चलता है कि जो इसका टोटल नेटवर्थ है वो 30,000 करोड़ रुपए का है इस घोटाले का। एसआईटी को ये भी पता चलता है कि इसमें बहुत बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स और बहुत बड़े बड़े रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स का हाथ है और इसके साथ साथ कुछ पॉलिटिशियंस यानी कि एमएलए एमपीज का भी हाथ था इस स्कैम के अंदर। इसमें सबसे बड़ा जो एक नाम आया था वो था निखिल कामत करके एक एम्प्लॉय का, जो कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट पे इंस्पेक्टर था। वो क्या करता था कि वो जितने भी स्टैम्प्स आते थे महाराष्ट्र में उन सबको वो वैलिडेट करता था कि ये ओरिजिनल स्टैम्प हैं या नहीं है। तो उसने ही तेलगी के सारे स्टैम्प्स को वैलिडेट किया कि हाँ तेलगी के स्टैम्प्स वैलिडेट हैं, ओके हैं, ये मार्केट में बेचे जा सकते हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो एसआईटी ने जब पता किया तो उस एम्प्लॉय की जो सैलरी थी वो 9,000 रुपए थी, लेकिन जब उसकी संपत्ति बरामद की गई थी तो 1,000 करोड़ रुपए की संपत्ति बरामद की गई। 9,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति 1,000 करोड़ की संपत्ति कमाने की बहुत ही हैरानी करने वाली बात थी। इसके बाद डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई के ऊपर भी शक गया और उनसे भी पूछताछ की गई कि ये कांड कैसे हुआ, ये घोटाला कैसे हुआ। 2 एमएलएज का भी इसमें नाम आया जिनसे भी पूछताछ की गई कि भैया ये घोटाला तुम लोगों ने कैसे सपोर्ट किया और कैसे आप लोगों ने इसको रेगुलराइज करने की कोशिश की। तो सब होते होते एसआईटी को फाइनली ये जब पता चल जाता है कि इसका जो किंग मेकर है या किंग मास्टर है वो है तेलगी। तो तेलगी को पकड़ने के लिए बहुत ज्यादा पुलिस जाल बिछाती है। तो एक रात तेलगी एक डांस बार में बैठा होता है और नशे की हालत में वो बता देता है कि मैं कल अजमेर जा रहा हूं एक आदमी से। लेकिन वो जो आदमी होता है वो पुलिस का मुखबिर होता है। तो पुलिस के मुखबिर ने पुलिस को बताया कि तेलगी सुबह की ट्रेन से अजमेर शरीफ को जा रहा है, जहां पे वो माथा टेकने के लिए जा रहा है। तो पुलिस ने पूरा जाल बिछाया उस ट्रेन के अंदर और तेलगी को उस ट्रेन से पकड़ लिया। तो जैसे ही उस तेलगी को पकड़ा तो उससे जब लाया जाता है मजिस्ट्रेट के सामने तो मजिस्ट्रेट उसको
न्यायिक हिरासत में भेज देता है 14 दिन की। तो 14 दिन की इस न्यायिक हिरासत में पुलिस और एसआईटी मिलके पूछताछ जारी करते हैं, तो जिसमें कि 54 बहुत बड़े बड़े हस्तियों का नाम आया। तेलगी ने जो बताया, जो उसके साथ इन्वॉल्व थे, उन सबको भी इस केस में पकड़ा गया। और इसके साथ साथ तेलगी का ये कहना था कि वो बहुत ही छोटा प्यादा है इस पूरे रैकेट में, लेकिन बाद में धीरे धीरे पुलिस को ये पता चला कि इस किंग मेकर तो यही है। सबसे हैरानी करने वाली बात ये थी कि पुलिस और प्रशासन के होते हुए भी तेलगी जेल के अंदर से भी अपना पूरा रैकेट को ऑपरेट करता रहा और किसी को कोई भनक भी नहीं लगी। जो गार्ड थे जेल के अंदर, जो बाहर 2 गार्ड खड़े होते हैं जेल के, उन दोनों ने इसकी बहुत हेल्प की मोबाइल लैपटॉप वगैरह प्रोवाइड करने में, जिससे कि कोर्ट को जब पता चला तो कोर्ट ने उन 2 गार्ड्स को सस्पेंड कर दिया था, क्योंकि वो तेलगी की हेल्प कर रहे थे। तेलगी क्या करता था, जिससे उसको हेल्प लेनी होती थी उसको बहुत ज़्यादा पैसे से वो भर देता था, जिससे कि उसका मुंह बंद हो जाए और वो लालच में कुछ भी करने को रेडी हो जाए। इसके बाद 2006 के अंदर तेलगी को सजा दी जाती है, जिसमें कि 30 साल की सजा सुनाई जाती है तेलगी को इस जुर्म के लिए, और 202 करोड़ रुपए का जुर्माना उसके ऊपर ठोका जाता है, जिससे कि उसको जमा करना होता है कोर्ट में, जो कि वो जमा कर भी देता है। लेकिन बाद में 2018 31 दिसंबर की रात को कई सारे ऑर्गन फेलियर और मेडिकल कंडीशंस के कारण तेलगी का देहांत हो जाता है, और इसी के साथ इस स्कैम की परत बंद हो जाती है। लेकिन इससे एक सबक मिला भारत सरकार को कि हमें स्टैम्प पेपर्स का डिजिटाइजेशन करना चाहिए, बिकॉज ऐसे ही चलता रहा तो फ्यूचर में जाके कभी भी इस टाइप का घोटाला हो सकता है और भारत सरकार रोक नहीं सकती। अभी तो उनको पता चल गया था, हो सकता है फ्यूचर में जाके और सोफिस्टिकेटेड कोई घोटाला हो जाए और भारत सरकार को पता ना चले। तो इसीलिए आप देख सकते हो कि धीरे धीरे हर एक स्टेट में स्टैम्प पेपर जो है डिजिटाइजेशन होने लग गए, और अब जो भी स्टैम्प पेपर है वो सीरियल नंबर के साथ साथ ऑनलाइन ही इश्यू होता है। तो ये थी कहानी तेलगी स्कैम की। आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।